हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनएसओ की चैप्टर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के पहले 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमंस ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का पाथ क्या होता है। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट पाथ कौन सा है हम उसे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नॉस्ट्रिल सही है हमारा। उसके बाद नेजल कैविटी, ये भी सही है। उसके बाद फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिया गया है आपका कि ऑक्सीजन का पाथ ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन किस किस ऑर्गन के थ्रू जाके हमारे लंग्स के सरफेस तक पहुंचता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें कॉलम 1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में वो किस टाइप का रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं उनके ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें मैच करना है और लिखना है कौन सा सही है। फर्स्ट देखिए, अर्थवर्म। अर्थवर्म अपने स्किन के थ्रू, दैट इज मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है हम उसे क्यूटानियस रेस्पिरेशन बोल के बोलते हैं। ये रेस्पिरेशन फ्रॉग में भी देखा जाता है। तो अर्थवर्म आ गया क्यूटानियस रेस्पिरेशन। सेकेंड, ह्यूमन, जो कि हम लोग किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? नोज और लंग्स के थ्रू। नोज से हम लोग सांस अंदर और बाहर छोड़ते हैं और हमारा जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो हमारे लंग्स सरफेस और एल्वियोलर सरफेस में होता है। तो हम लोगों का किस टाइप का रेस्पिरेशन है उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन आ गया ऑप्शन ए के पास, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसके बाद आ गया नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि है प्रॉन। प्रॉन गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं जैसे कि फिश, उन्हें बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये जो ऑर्गेनिज्म वाटर में पाए जाते हैं वो सभी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन को कैरी आउट करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। उसके बाद आ गया फोर्थ ऑप्शन, दैट इज इंसेक्ट। इंसेक्ट का बचा ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन हम किसे बोलते हैं? इस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया दैट कनेक्ट टू द एयर थ्रू स्पाइरकल्स। इंसेक्ट में ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रैकिया बोलते हैं और गैसियस एक्सचेंज होता है स्पाइरकल्स में। तो ऑप्शन डी इंसेक्ट आ गया ट्रैकियल रेस्पिरेशन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स वंस। यहाँ कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, हमें उन्हें देखना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट, इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पाइरकल्स। हम लोगों ने देखा था इंसेक्ट में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, ट्रैकिया और स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वहां जो दिया गया है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा लैक्टिक एसिड। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हमें कभी कभी हेवी एक्सरसाइज के टाइम पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट, लेंटिसल्स प्रेजेंट इन स्टेम एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स के लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और प्लांट्स को एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं जिसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं।
आप लोग याद रखिए, इन एडिशन टू स्टोमाटा प्लांट्स में लेंटिसेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट्स को गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट, ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं, द रिब्स मूव अपवर्ड, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो थोरेसिक कैविटी को एनलार्ज होना ज़रूरत है, ज़्यादा सांस ले पाएंगे बोल के, तो उसके लिए हमारा रिब्स अपवर्ड मूव करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा कैविटी बढ़ जाए, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज और आर प्रेजेंट इन अ हायर परसेंटेज इन एक्सेल्ड एयर दैन द इनहेल्ड एयर। जब हम सांस बाहर निकालते हैं और छोड़ते हैं, दैट इज एक्सेलेशन, उसमें कौन से एयर का परसेंटेज ज़्यादा होता है देन इनहेल्ड एयर, जब हम सांस लेते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं, जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग एक्सेलेशन। तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कुछ अमाउंट में ज़्यादा होगा जब हम एक्सेल करते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर का भी परसेंटेज होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और ड्यूरिंग इनहेलेशन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द गिवन पैसेज। यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, हमें अप्रोप्रिएट वर्ड भर के इसे कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं। द फेरिंग्स एक्चुअली हैज़ 2 अपेरेचर। यस, फेरिंग्स के 2 अपेरेचर होते हैं, जो कि एक हमारे फूड पाइप को ओपन होता है और दूसरा हमारा विंड पाइप को ओपन होता है। यस, ये सही है। उसके बाद वन ओपन इनटू द विंड पाइप, करेक्ट, एंड द अदर इनटू द ऑइसोफेगस। फूड पाइप को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं ऑइसोफेगस। यस, ये हो गया। नेक्स्ट, द अपेरेचर ओपनिंग इनटू द विंड पाइप, जो विंड पाइप की ओर ओपन होता है, विच इज गार्डेड बाय द एपिग्लटिस। उससे गार्ड कौन करता है, उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप को क्लोज कर लेता है, क्योंकि खाना अगर विंड पाइप में कभी कभी गलती से चला जाता है तो हमें कुछ हिचकी टाइप का महसूस होता है। यस, इसीलिए जब भी हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप को एपिग्लटिस कवर कर लेता है। नेक्स्ट, इट क्लोजेस द विंड पाइप व्हेन यू टेक फूड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑइसोफेगस, एपिग्लटिस एंड फूड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू व्हेन द रबर शीट इज पुल्ड डाउन। यहाँ एक देखिए, रेस्पिरेशन का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है। जब भी हम नीचे लगे हुए रबर शीट को पुल करेंगे अपनी ओर, तो क्या चेंजेस होंगे। देखिए, यहाँ एक बेल जार दिया गया है, 2 बेलून्स लगाए गए हैं, एक वाई शेप्ड ट्यूब दिया गया है, ऊपर कॉर्क से उसे बंद किया गया है। उसके बाद व्हेन द रबर शीट इज पुल्ड डाउन, जब भी हम उसे अपनी तरफ खींचेंगे नीचे की ओर, द स्पेस इन द बोतल इंक्रीजेस, ओबियसली उसका स्पेस इंक्रीज हो रहा है, एंड द बेलून इनसाइड द जार गेट इनफ्लेटेड, स्पेस इंक्रीज होगा और बेलून्स इनफ्लैट होगा। इफ हम लोग उस बेलून को अपने लंग्स की जगह रखेंगे और रबर शीट को अपने डायफ्रैगम की जगह, नीचे एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है हमारे लंग्स के नीचे, जैसे कि हम लोग डायफ्रैगम बोलते हैं। देखिए, यहाँ एक स्ट्रक्चर मैंने ऐड किया है, नीचे देखिए डोम शेप स्ट्रक्चर डायफ्रैगम, दोनों लंग्स, ऊपर से प्रोटेक्शन देता है रिब केज। उसके बाद और ये जो प्लास्टिक बोतल है टोटल, ये इक्विवेलेंट है हमारे चेस्ट
टी के साथ दिस सेटअप रिप्रेजेंट इन्हेलेशन। ये प्रोसेस हमारे इन्हेलेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है कि हम कैसे इन्हेल करते हैं एयर को बाहर से अंदर की तरफ। देखिए, हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ा था कि हमेशा एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर ट्रैवल करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लंग्स कैविटी में प्रेशर लो होगा एनवायरनमेंट के मुकाबले। इसीलिए एनवायरनमेंट से एयर हम लोग जब इन्हेल करते हैं तो बाहर से अंदर की ओर जाता है। उसके बाद हम सांस जब छोड़ते हैं अंदर से बाहर की तरफ आता है, तो ऑब्वियसली प्रेशर अंदर हाई होगा और मतलब बाहर के कंपैरिजन में बाहर लो होगा, इसीलिए अंदर से बाहर की तरफ एयर आता है। ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से इनहेल एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस इतना स्मूथली चल पाता। तो ये सेटअप इनहेलेशन प्रोसेस को दिखा रहा है। अभी चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं और इनमें से कौन कौन से सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1, एयर प्रेशर इनसाइड द बेल जार इंक्रीजेस। एयर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली एयर प्रेशर यहाँ डिक्रीज होगा, तभी तो एयर बाहर से अंदर की ओर आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। द बेलून्स इनसाइड द जार एक्सपैंड, ये ट्रू है। दिस इज सिमिलर टू एक्सपेंशन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है। दिस इज सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ये गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन पैसेज एंड सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन से हमें फिल करना है 1, 2, 3 को। डैश आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, ये होगा लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। उसके बाद दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय डैश ऑन द साइड विच फॉर्म्स ए केज लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारे साइड से क्या प्रेजेंट है और फ्रंट से रिब्स प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डैश फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के नीचे फ्लोर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग डायफ्रैगम बोल के बोलते हैं। तो लंग्स, रिब्स, डायफ्रैगम, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व्स टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ये स्टेटमेंट गलत है। द सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड इन द इंसेक्ट contain hemosil as the pigment and it has the ability to distribute the oxygen throughout the body cavity। जैसे हम लोग प्लांट्स में ग्रीन कलर के लिए क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट होता है, तो इनके ब्लड में भी एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कि हम लोग हेमोसिल बोलते हैं, जो कि एक पिगमेंट है और वही बॉडी फ्लूइड को इंसेक्ट में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होने में और एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। ईस्ट रेस्पायर एरोबिकली, देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। दो टाइप के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं, एक तो एरोबिकली जो ये दिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उन्हें बोलते हैं हम लोग एनएरोबिकली। तो यहाँ बोला गया है ईस्ट रेस्पायर एरोबिकली, ये गलत है। ईस्ट रेस्पायर थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस अल्कोहल। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक बियर एंड वाइन। हम जब बेकिंग करते हैं तब भी हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं, तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट, bronchitis is the inflammation of bronchi which may be caused on exposure to air pollutants। ये स्टेटमेंट सही बोला गया है क्योंकि ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है swelling of large airways of the lungs that occur in some people who work around certain dust, smoke and other substances। जो भी ज़्यादा डर्ट पार्टिकल में काम करते हैं उन्हें ब्रोंकाइटिस का डिजीज़ हो जाता है। तो ऑप्शन 4,
A healthy person can inhale about 1500 ml of air per minute. ये गलत दिया गया है. A normal healthy person can inhale and exhale around 6000 to 8000 ml per minute. तो I भी गलत है. उसके बाद फिफ्थ, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गर्ड सेल्स. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स विच हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स. जब ज़रूरत होता है वो ओपन हो जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होता है तो वो क्लोज हो जाते हैं. तो अभी ऑप्शंस को देखने के बाद पता चल रहा है कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. 1, 2 एंड आई भी आर इनकरेक्ट एंड 3 एंड वी आर करेक्ट. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 9. Refer to the given Venn diagram and select the correct statement regarding X and Y. देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है. फर्स्ट सर्किल में रेस्पायर थ्रू स्किन, जो कि मॉइस्ट स्किन से क्यूटानियस रेस्पिरेशन हम लोगों ने पहले के क्वेश्चंस में किए हैं, जैसे कि अर्थवर्म और फ्रॉग में होता है. उसके बाद सेकंड है रेस्पायर थ्रू लंग्स, जो कि है हम लोगों का ह्यूमन बीइंग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मनरी रेस्पिरेशन. उसके बाद इन दोनों के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ लिखा गया है एक्स बोल के. मतलब ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जो कि स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करता है और लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करता है. तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है फ्रॉग. फ्रॉग होगा एक्स में होगा फ्रॉग. उसके बाद सेकंड, वाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है. वाई हो जाएगा क्रो. हम लोग वाई में किसी को भी ले सकते हैं. यहाँ जितने ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ के ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एक्स हो जाएगा फ्रॉग, वेर एज वाई हो जाएगा क्रो. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 10. ए पर्सन पुट वार्म वाटर इन एन एक्वेरियम thinking that the fish would be more comfortable in it. However, the fish died. What can be the reason for this? हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बॉइलिंग वाटर और वार्म वाटर में हम लोग चेक करेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट लेस होता है. तो जिस वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लेस होगा तो ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पायर कर पाएंगे. तो ऑप्शंस को देखते हैं. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस इन वार्म वाटर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरह से हम लोगों ने पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. मैं इनकी रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रही हूँ. अगर किसी भी चीज़ में किसी को कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.